हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज हमारे सीटेट 2025 सीडीपी की क्लास 5th की बारी है। तो आज हम क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। बाकी क्लासेस आपने जो हो चुकी हैं नहीं ली हो तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड करिए। मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दी है मेरे चैनल पे सीटेट 2025 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। सिलेबस डिस्कशन प्लीज़ हम लोग कर चुके हैं, प्लीज़ आप पहले सिलेबस डिस्कशन देख लीजिए। क्लास स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं तो आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। बीच में से अगर आप आएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप ज़रूरी है हर चीज़। जब तक आप ABCD नहीं पढ़ेंगे XYZ तक कैसे पहुँचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और आप लोग जानते ही हैं ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये पेपर 1 यानी प्राइमरी और जूनियर पेपर 2 दोनों के लिए ही है। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2। हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिटेल में बात हो चुकी है। नहीं देखी हो क्लास तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मीज़र नहीं कर सकते हैं। मीज़र हम ग्रोथ को कर सकते हैं, हाइट, वेट, साइज़, ये सब हम मीज़र कर सकते हैं। मॉडिफिएबल है, चेंज हो सकता है ना। प्रेडिक्टेबल है, रिवर्सेबल नहीं है ये। मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो मैचुरेशन है, ग्रोथ है, लर्निंग है, ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। हमने पढ़ी थी लर्निंग के बारे में। साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। डिफरेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मोटर डेवलपमेंट के हमारे में हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है मोटर डेवलपमेंट। 2 टाइप्स का होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर इन्वॉल्व करता है बड़ी मसल्स जो होती हैं बॉडी की, जो हेल्प करती हैं भागने, दौड़ने, खेलने में, है ना। और फाइन मोटर्स में आ जाएंगी हमारी छोटी छोटी मसल्स, जैसे फिंगर्स की हो गई, पेंटिंग, ड्राइंग, काजल, डिज़ाइनिंग, सब में हेल्प कर रही हैं। साथ ही साथ हमने इसके एग्जाम्पल्स समझे थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है हमने उसके बारे में पढ़ा था। मोरल डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल एबल है डिसीज़न लेने में, उसको पता है जब वो डिसीज़न ले सकता है कि कौन सा रास्ता उसे सेलेक्ट करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। साथ ही साथ इसमें भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। फिर हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डेवलपमेंट को, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। साथ ही साथ किस स्टेज में, किस एज में बच्चा कितना बोलने लगता है, वो भी हमने पढ़ा था। ये जाना था कि एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जो स्टैनली हॉल ने कहा था। तनाव एवं तूफान की स्टेज है ये, ठीक है ना। इसे हम ब्रिज पीरियड कहते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, जब किड्स से, चिल्ड्रन से बच्चा एडल्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। बड़ा है ना छोटा, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। इसके भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। हमने लास्ट अपनी कल की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। कंटिन्यूस है डेवलपमेंट, रुकता नहीं है ना, स्पायरल है, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, यूनिफॉर्म पैटर्न है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है इंडिया का बच्चा है वो पहले भागना सीख रहा है और जो US का बच्चा है वो पहले क्रॉल करना सीख रहा है। सब पहले क्रॉल करेंगे, स्टैंड होंगे, वॉक करेंगे, देन रन। डेवलपमेंट नेचर और नर्चर दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से ही होता है। इंडिविजुअल चेंज के बारे में हमने पढ़ा था। देखो सीक्वेंस सबका सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट ABCD ना पढ़ के डायरेक्ट एक सेंटेंस बोलने लगेंगे। एक सीक्वेंस होता है हर चीज़ का, वो फॉलो करेंगे, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो चाहे US का हो। लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकता है बच्चों के बीच में। जैसे कि कई बार होता है कोई बच्चा 1 साल में ही पूरा एक वर्ड बोलने लगता है, जैसे माउस, बॉल, बैट। और कोई बच्चा है वो 1 साल का होने के बाद भी सिर्फ बब्बा, मम्मा, डाडा, पापा ऐसे बोल पा रहा है, मतलब बैबलिंग वाला बोल पा रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। बट प्रॉपर क्लियर अभी वो नहीं बोल पा रहा है, लाइक बॉल, पेन, भूख, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। चीज़, घूमना, ऐसा नहीं।
कुछ होते हैं उनका डेवलपमेंट रेट अच्छा है, ठीक है, वो जल्दी, उनका रेट अलग है, वो जल्दी सीख रहे हैं। कुछ होते हैं 1 साल में सिर्फ क्रॉल कर रहे हैं, कुछ हैं जो खड़ा होना सीख रहे हैं। कोई जल्दी बोलता है, कोई हल्के बोलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका अलग अलग रेट होता है ना, अलग अलग पेस होता है। सीक्वेंस सेम रहेगा, पेस अलग हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। पैटर्न और सीक्वेंस सेम रहेगा, रेट अलग हो सकता है डेवलपमेंट का। 2 टाइप्स के पैटर्न या सीक्वेंस होते हैं, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसके बारे में हमने पढ़ा था। सिफेलोकॉर्डल यानी सिर से, मैंने आपको बताया था सी सिफेलो, सी सिर, हेड टू टो जाएगा, मतलब जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो हेड से स्टार्ट होकर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जाएगी टो तक। बच्चा पहले अपना सिर बैलेंस करेगा, धीरे धीरे बाकी के बॉडी पार्ट्स पे बैलेंस लेते लेते वो लोअर पार्ट जो है बॉडी का, जो टो है, वहाँ तक उसका डेवलपमेंट होगा, हेड टू टो जाएगा। सेकेंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सेंटर टू पेरीफेरी जाएगा, सेंटर ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होके कहाँ जाएगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा ये, ठीक है ना। पहले हार्ट है, लंग्स हैं, बैकबोन है, ठीक है ना, आर्म्स पे आएगा, फिर धीरे धीरे एंड में आपके फिंगर्स पे बैलेंस कर पा रहा है, वो डेवलपमेंट हो रहा है। नियर टू फार भी हम कह सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हमने समझा था। सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो जाएगा डेवलपमेंट, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल नियर टू फार, सेंटर टू पेरीफेरी भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी से गोज आउटवर्ड, ठीक है ना। जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएगा। बच्चा पहले हाथ से जो चीज़ छू सकता है, जैसे कि छू के वो काउंटिंग कर रहा है, पेंसिल्स के थ्रू, पेन्स के थ्रू कितने पेन्स हैं, नंबरिंग सीख रहा है, काउंटिंग सीख रहा है, कलरिंग सीख रहा है, शेप सीख रहा है। एक एज के बाद जब डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, वो अपने आप ही लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, वो आपको बता देगा 12 4 जा कितने होते हैं, 12 + 12 कितने होते हैं। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएगा। पहले उस बच्चे को काउंटिंग करने के लिए पेंसिल की ज़रूरत है, बॉल्स की ज़रूरत है, शेप्स के लिए ज़रूरत है, कलर सामने आप रख दो तो वो अलग करेगा, ठीक है ना, छू के महसूस करके कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट में ये है, वो लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, है ना, थिंकिंग स्किल्स आ जाएंगी, तो उसे कोई कॉन्क्रीट मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो आपको बता देगा, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था। इंटर रिलेशन, सारे के सारे प्रिंसिपल जो है, देखो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव हो गया, सोशल, इमोशनल, सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप इमोशनली भी नहीं होंगे, चिड़चिड़े होंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है, आप चिड़चिड़े भी होंगे, माइंड भी आपका कहीं ऐसे ही होगा, डाइवर्ट होगा, पढ़ाई पे भी आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, सोशली भी आपका मन नहीं करेगा, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे आसपास के लोगों से, चिड़चिड़े हो जाएंगे, कैसे करेंगे, बीमार हैं, सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। और हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, ठीक है ना। स्पेसिफिक, इट मीन्स दैट इट हैपन्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट मिल रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, जो हमारी सराउंडिंग है, हमारा इन्वायरमेंट है, कल्चरल, सोसाइटी, एक्सपीरियंसेस, इन सब का पड़ता है। ग्रेजुअल के बारे में पढ़ा था। डेवलपमेंट एक फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लोली स्लोली होता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल का बच्चा है और वो डायरेक्ट अल्फ़ाबेट बोलने लगेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ सीक्वेंस में होगी, टाइम लगेगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, बच्चा नई नई चीज़ें सीखता रहता है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। आज हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखो, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, दोनों ज़रूरी हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट प्रोडक्ट ही तो है ना। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, रुक जाओ। डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये क्या है? डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही ज़रूरी हैं। हेरिडिटी क्या है? जेनेटिक इन्फ्लुएंस है। ये क्या इंक्लूड करती है? फिजिकल ट्रेट्स, जैसे बच्चे की हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है, इंटेलिजेंस लेवल है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये सारे आ जाते हैं जो हमें मिलने हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। किससे? पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। पेरेंट्स से बच्चे में इनहेरिट हो रहे हैं जीन्स के थ्रू, ठीक है। ट्रेट्स यानी गुण, ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो कब इनहेरिट हो रही है? इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स थ्रू जीन्स।
हमारे जो बाल कर्ली हैं, किसी के सिल्की हैं, आइस कलर किसी का ब्लू है, ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, किसी के पेरेंट्स उनको सिंगर हैं, तो बच्चे में वो जो है ट्रेट्स इनहेरिट हो रहे हैं, है ना, वो गुण आ रहे हैं। लेकिन अगर उस बच्चे को इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, उसका डेवलपमेंट म्यूज़िक फील्ड में नहीं होगा। दोनों ही ज़रूरी हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट, यानी जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी बाहरी फैक्टर्स, इंटरनल अंदर हो गए, ठीक है, जो हेरिडिटी से मिल रहे हैं। इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट को, जैसे कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चरल, पीयर ग्रुप। आसपास कैसी सोसाइटी है, ठीक है, बच्चा कैसे स्कूल में पढ़ रहा है, किस एटमॉस्फेयर में, फैमिली, पेरेंट्स इनकरेज, मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक लड़का है वो डांसर बनना चाहता है, वो बहुत ही अच्छा डांस करता है, लेकिन वैसे कल्चर में जहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती कि हमारा बच्चा क्या नाचेगा। कई जगह ऐसा होता है। या फिर कोई बच्चा शेफ़ बनना चाहता है तो कहेंगे क्या तू खाना बनाएगा, लोग क्या कहेंगे, बातें मारेंगे, तो उसे वो कल्चर नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ में, उस फील्ड में उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, आसपास के लोग कैसे हैं आपके। अब आपको अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करूं अगर मैं, ठीक है ना, इंग्लिश स्कूल में तो आप कह रहे हैं इंग्लिश बोलो, ठीक है, सिखा रहे हैं कि आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। घर में आए बच्चा कोशिश कर रहा है इंग्लिश में बात करने की, पेरेंट्स ने डांट लगा दी, ज़्यादा अंग्रेजी आ गई है तुझे, हैं घर पे अंग्रेजी बोलेगा। बच्चा बेचारा डर गया, नहीं बोला। फ्रेंड्स के साथ बेचारा कोशिश कर रहा है, वो मजाक बना रहे हैं, देखो तो थोड़े शब्द क्या सीख गया, वर्ड्स क्या सीख गया, इंग्लिश दिखा रहा है, मैं इंग्लिश झाड़ रहा है। बच्चा दोबारा कोशिश ही नहीं करेगा, डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा उसका। मतलब इंग्लिश वो बच्चा आगे कैसे बोलेगा, हिम्मत ही नहीं करेगा, उसे पता है बोलूँगा डांट पड़ेगी या मजाक बनेगा, उसे वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला ना। हम देखते हैं आउट ऑफ कंट्री कई, देखो ऐसी जगह हैं, सिटीज़, कंट्री, सिटी भी कह सकते हैं, इंडिया में भी काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ घर में भी इंग्लिश बोली जा रही है, बच्चे को एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में, स्कूल में भी सब बच्चे आपस में बोल रहे हैं, तो उस बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होगा। अब आप देख सकते हैं हम लोग जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, सब हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट है ये, है ना, हम भी अच्छे से उस लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं। सेम कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, तो आप देखिए बच्चा पैदा होते ही इंग्लिश में ही बोलना सीख जाता है, क्योंकि उसे वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, आसपास सब इंग्लिश बोल रहे हैं। उसके लिए मुश्किल होगी हिंदी को एज अ लैंग्वेज कनेक्ट कर पाना, ठीक है। लेकिन इंग्लिश वो बचपन से ही, जैसे बच्चे हम लोग के इंडिया में देखते हैं बच्चा बोलना शुरू कर देना, मामा, पापा, दादा, वो लोग मॉम, डैड और ये सब ही बचपन से ही बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है। हमारी मदर टंग हिंदी है और उन लोग की इंग्लिश। चलिए, सबके अलग अलग है। अब जैसे कि महाराष्ट्र में बात करें, या फिर अगर हम बात करें, कुछ लोग पैदा होते ही बंगाली लैंग्वेज होते हैं, ठीक है ना, वो बोलने लगेंगे, कुछ मारवाड़ी बोलने लगेंगे, बच्चे जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है। कुछ है इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कुछ मराठी लैंग्वेज में, कोई गुजरात में रह रहा है तो गुजराती लैंग्वेज अडोप्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट उन्हें वो मिल रहा है तो वो उस लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। सराउंडिंग का इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। क्लियर? अगर बच्चे को सराउंडिंग नहीं मिल रही, इनहेरिट है, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ट्रेड्स मिले हैं, उस बच्चे में गुण हैं, अच्छे गा सकता है, पर इन्वायरमेंट नहीं मिला, उस फील्ड में नहीं जा पाएगा। एक्टिंग स्किल्स हैं, एक्टर बनना चाहता है, इन्वायरमेंट नहीं मिला, नहीं बन पाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। कुछ बच्चा होशियार है लेकिन घर में स्ट्रेस है, ठीक है, किसी बात को लेके वो परेशान है, टेंशन है, तो उसका स्टडी में कैसे डेवलपमेंट होगा, नहीं हो पाएगा। वो बच्चा होशियार है, वो टॉप कर सकता है, लेकिन उसे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उसको इनकरेज नहीं कर रहा, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, उसे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। इनहेरिट है मतलब हेरिडिटी है, मतलब अंदर से वो उसकी इतनी पोटेंशियल कह सकते हैं आप, कैपेसिटी कह सकते हैं कि वो, उसकी लर्निंग पावर इतनी अच्छी है, वो टॉप कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन उसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करना है हमें कि बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे, क्रिएटिव टीचिंग होना चाहिए, है ना, इंटरेक्ट कर पाए रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा फ़न वे में लर्निंग हो, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए, लर्निंग इंजॉय करे, फ़न वे में हो, ना कि बच्चा सोचे अरे यार इस टीचर का पीरियड आ गया अब तो बोर होना है, साइंस का आ गया अब तो आधा घंटा बोर होना है। तो कुछ इंटरेस्टिंग कराइए, प्रैक्टिकल्स कराइए, रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, बच्चे को इंकरेज करिए। अगर कोई बच्चा आपको लग रहा है अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, उससे बात करिए, कि उस समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्ट बच्चे को प्रॉब्लम हो क्या रही है, उसे समझने में दिक्कत आ रही है,
या वो किसी बात को लेके परेशान है, बच्चे से बात करिए, हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। अगर बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला जाए, इनकरेज किया जाए, तो जो बच्चा कम मार्क्स ला रहा है आज वही उस सब्जेक्ट में टॉप कर सकता है। ज़रूरत है बच्चे को समझने की, उसकी प्रॉब्लम को समझने की, उसको इनकरेज करने की, मोटिवेट करने की। अगर आप किसी बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं किसी बच्चे को कि देखो वो तो 100 में से 90 लाया और तुम 60 लाए हो, वो चीज़ गलत है। बच्चे को महसूस होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, फेलियर महसूस होता है। हमें फेलियर महसूस नहीं कराना, हमें मोटिवेट करना है। पहले हम जानेंगे उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि तुम कर सकते हो। कंपैरिजन हमें कभी नहीं करना, किसी से भी नहीं करना। हो सकता है जिस बच्चे को आप डांट रहे हैं कि तुम मैथ्स में इतने नंबर लाए, हो सकता है वही बच्चा स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा हो, उसका जो डेवलपमेंट है स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो, ठीक है ना, वो उस फील्ड में निकल जाए। ज़रूरी नहीं है जो बच्चे को स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा लगता हो वो स्टडी में भी उतने ही अच्छे मार्क्स ला पाए, या जो बच्चा मैथ्स में टॉप कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा ही कर रहा हो। सबका अलग अलग फील्ड हो सकती है, उसका अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। एजुकेशन इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर से वही कहूँगी, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, है ना, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है, सबका सीक्वेंस सबका सेम होगा डेवलपमेंट का, ठीक है, लेकिन पेस अलग हो सकता है। पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स कराइए और लैब में लेके जाइए, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। उस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। सोशल और इमोशनल ग्रोथ को इनकरेज करिए। स्लो लर्नर्स को भी सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है ये बच्चा हल्के लर्न कर रहा है, वो हर क्वेश्चन को, कोई स्टूडेंट है हर क्वेश्चन को 1 मिनट में आंसर दे रहा है तो वही अच्छा है। आपको स्लो लर्नर्स को भी सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है कि तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उस बच्चे को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको पूरे ग्रुप नहीं बनाने कि तुम होशियार बच्चे एक ग्रुप में और स्लो लर्नर्स एक ग्रुप में, ऐसा नहीं करना। होमो ग्रुप नहीं बनाना है, हेट्रो बनाना है, मिक्स करके, ताकि बच्चा एक दूसरे से सीखे, आगे बढ़े। बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना, उसको फेलियर फील नहीं कराना है। सब बच्चे आपस में यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा तो बिल्कुल हाई फाई कपड़े पहन के आ रहा है ब्रांडेड, और कोई किसी को लग रहा है कि यार हमारे पास तो ऐसे कपड़े हैं ही नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब है सब बच्चे एक समान हैं, आपको एक समान देखना है, लेकिन सबके डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, लर्निंग रेट अलग हो सकता है, पेस अलग हो सकता है। किसी को 1 घंटे में जो चीज़ लर्न हो रही है हो सकता है दूसरे बच्चे को वही 2 घंटे में लर्न हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको फेलियर महसूस कराएं या ये कहें कि उसने तो 1 घंटे में कर ली, तुम अभी तक लेके ही बैठे हो। सपोर्ट करिए, इनकरेज करिए, कहिए कि हो जाएगा, समझाइए। अलग अलग स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, गेम्स के थ्रू समझा सकते हैं। क्लास को क्रिएटिव बनाइए, ठीक है, कनेक्ट कर पाए बच्चा रियल लाइफ से। इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे का अलग चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का म्यूज़िक में, किसी का डांस में, किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का पेंटिंग में, किसी का स्टडी में। कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, कोई शेफ़, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा तो कोई इंजीनियर, कोई डांसर बनना चाहेगा तो कोई म्यूजिशियन। तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म से मेरा मतलब ये है कि सब बच्चे आपके लिए एक बराबर हैं। आपको कंपेयर नहीं करना, आपको सबको सपोर्ट करना है, इंकरेज करना है। ऐसा नहीं है जो बच्चा आपको 1 मिनट में आंसर दे रहा है आप बस उसी की तारीफ़ और गुणगान गाते रहें, और जो बेचारा स्लो लर्नर है उसको आप सपोर्ट ना करें, उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, वो चीज़ नहीं करनी। यूनिफॉर्म से मैं फिर कहूँगी मेरा मतलब सिर्फ यही है कि सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करें। इक्वली से मतलब भेदभाव नहीं करें कि जैसे कोई है शेड्यूल कास्ट से आ रहा है, कोई जनरल से आ रहा है, तो आपको भेदभाव नहीं करना। सबके अलग अलग डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके अलग इंटरेस्ट हैं, उस बेस पे आपको करना है। अगेन यही कहूँगी, यूनिफॉर्म से मतलब ये नहीं है कि आप हर बच्चे को एक जैसा ही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं पढ़ाई की, समझाने की। अलग अलग स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। यूनिफॉर्म से मतलब ये है मेरा बस कि आपको कंपेयर नहीं करना। ऐसा नहीं है अच्छे को जो जल्दी बच्चा समझ रहा है उसको तो आप बस तारीफ गुणगान कर रहे हो, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा उसको डांट दें एक बार में, ठीक है।
आपके लिए सब बच्चे आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको सबको साथ लेके चलना है, समझाना है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटजी से उनको इनकरेज करना है, जानना है कि उनका इंटरेस्ट किस में है, किस में टैलेंट है, किस में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में, उसमें इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। अलग अलग स्ट्रेटजी गेम्स अपनाइए। कई बच्चे होते हैं उन्हें सुनने में दिक्कत है कुछ, तो फिर कुछ नई स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, कुछ म्यूज़िक के थ्रू उसे समझाने में हेल्प करी जा सकती है। चार्ट्स लगवा सकते हैं किसी को अगर देखने में दिक्कत है, अलग अलग आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। क्लियर? फिर से कह रही हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, यूनिफॉर्म से सिर्फ मेरा यही पॉइंट है कि आपको भेदभाव नहीं करना है कि कौन सा किस कल्चर से, किस सोसाइटी से आ रहा है। कोई गांव से आ रहा है तो आप इसको इग्नोर करें, और कोई शहर से आ रहा है तो बस आप उसी को ही लगे पड़े हैं समझाने में। ठीक है, भेदभाव नहीं करना है बस। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ अ टीचर रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। क्या होगा मेन रोल टीचर का रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? लेबल कर दो फास्ट और स्लो लर्नर्स की, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर, पनिश स्लो लर्नर्स, फोकस ओनली एवरेज स्टूडेंट। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताओ, इतनी कथा सुनाई है, कुछ तो बताओ। देखो मेन रोल क्या होगा टीचर का? देखो लेबल करना नहीं, हमें कभी भी लेबल नहीं करना है कि कौन सा फास्ट लर्नर है, कौन सा स्लो। पनिश नहीं करेंगे, पनिश बिल्कुल गलत है। ठीक है, कंपटीशन नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ एवरेज पे करेंगे नहीं भाई, दोनों पे करना है हमें फोकस। क्या करेंगे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे सारे के सारे लर्नर्स को, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स टू प्रिपेयर आइडेंटिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स, encourage competition, compare children with each other। देखो सीटेट जैन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। देखो कंपेयर हमें नहीं करना, इनकरेज कंपटीशन को नहीं करेंगे, प्रिपेयर आइडेंटिकल टीचिंग स्टडीज नहीं। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स हैं, क्या क्या ज़रूरत है बच्चे की। Which of the following best describe the role of heredity in environment? कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हेरिडिटी का रोल environment में? Unchangeable and fixed, can be improved by environment, more powerful than learning, या interacts with environment। सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दीजिए। और अगर अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो अनचेंजेबल, डेवलपमेंट चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, प्लास्टिसिटी हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट इज चेंजेबल, मॉडिफिएबल, फिक्स्ड नहीं है ना, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मोर पावरफुल देन लर्निंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एनवायरनमेंट या इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके वो एनवायरनमेंट से, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स अभी हमने कितने देख लिए। बेस्ट टीचिंग अप्रोच कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज यूनिफॉर्म टीचिंग टू ऑल, यूज ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। देखो सीटेट जुलाई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। देखो यूनिफॉर्म टीचिंग टू ऑल नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं यूनिफॉर्म टीचिंग की बात नहीं करी थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबका पेस लेवल अलग होगा, अलग अलग स्ट्रेटजी हमें अपनानी है पढ़ाने के लिए। सेम नहीं कि एक ही एग्जाम्पल से सबको समझ आ रहे हैं। हो सकता है कि एक बच्चे को जिस एग्जाम्पल से समझ आ रहा हो दूसरे को नहीं आ रहा हो, तो आप उसे समझाने के लिए और एग्जाम्पल से समझाएं। यूनिफॉर्म टीचिंग नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म से फिर मेरा वही मतलब था कि आप भेदभाव नहीं करें कि कौन सा बच्चा किस सोसाइटी कल्चर से आ रहा है। टीचिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक जैसे तरीके से आपको सबको नहीं, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं, कंपटीशन की बात हो ही नहीं रही है। हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। यूनिफॉर्म टीचिंग नहीं होगी, कंफ्यूज मत होना मेरे वर्ड यूनिफॉर्म से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, यूनिफॉर्म टीचिंग नहीं यूज़ करनी है हमें। यूनिफॉर्म से सिर्फ यही मतलब है
कि भेदभाव नहीं करना कि बच्चा कौन सी कल्चर और सोसाइटी से आ रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म ड्रेस एक बनाई गई है स्कूल में ताकि सब बच्चे एक जैसे कपड़े पहन के हैं, ताकि कौन सी कल्चर कौन सी सोसाइटी से आ रहे हैं सब स्कूल में देखो सब बच्चे, तभी यूनिफॉर्म एक रखा गया पैटर्न, ठीक है ना, भेदभाव नहीं करना। The purpose of understanding development stages is to apply same method for all ages, create child-centered strategies, ensure only academic success, control classroom strictly। क्या होगा पर्पस डेवलपमेंट को, अगर हम समझे डेवलपमेंट की स्टेजेस को, क्या होगा? सेम मेथड देखो हमें नहीं अपनाना है हर बच्चे के लिए, ठीक है ना, सेम मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ एकेडमिक पे नहीं करना, स्पोर्ट्स वगैरह पे भी हमें करना है, सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान नहीं देना। क्लासरूम को ऐसे आपको कंट्रोल नहीं करना, स्ट्रिक्टली वाली कोई चीज़ ही नहीं है। क्रिएट करना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, जिससे बच्चों को समझ आए। नई नई स्ट्रेटजीज़ के थ्रू हमें बच्चे को समझाना है, एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करवाना है, प्रैक्टिकल कराने हैं, गेम्स के थ्रू हम समझा सकते हैं बच्चे को, ठीक है ना, नई नई स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। चलो आज की क्लास यहीं तक थी। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में। देखो आरटीई के अकॉर्डिंग, पेन कहाँ गया, आरटीई के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर ऑफ टीचर्स जो होंगे स्कूल में, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स जो होंगे, कौन सी क्लास की बात हो रही है, फ्रॉम 1st to 5th, ठीक है, कितने होंगे? देखो अगर चिल्ड्रन अप टू 60 हैं, अप टू 60 हैं तो क्लास में 2 टीचर्स होंगे, ओके। अगर किसके बीच है, बिटवीन 61 to 90, तो कितने टीचर होंगे क्लास में, 3 टीचर्स। अगर 91 से लेके 120 के बीच स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो 4 टीचर क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर अबव 150 हैं, ठीक है ना, अबव 150 तो 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर प्रेजेंट होना चाहिए क्लास में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्लियर। नंबर ऑफ टीचर्स कितने होंगे 1st to 5th क्लास की अगर हम बात करें, अगर 1st to 5th क्लास में 60 से अबव हैं स्टूडेंट्स तो 2 टीचर्स क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 61 से 90 स्टूडेंट्स हैं तो 3 टीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 91 to 120 स्टूडेंट्स हैं क्लास में प्रेजेंट तो 4 टीचर्स, और अगर अबव 150 स्टूडेंट्स हैं तो 5 टीचर्स के साथ एक हेड टीचर का भी प्रेजेंट होना क्लास में ज़रूरी है, क्लियर। अगर मैं बात करूं, ठीक है, वर्किंग डेज की, तो कितने वर्किंग डेज होते हैं साल में, 200 वर्किंग डेज फॉर क्लास 1st to 5th, ओके। कितने होंगे 1st to 5th क्लास में, एक सेकेंड, 200 वर्किंग डेज फॉर क्लास 1st to 5th। पेन का कलर चेंज कर ले, मिक्सअप हो रहा है ना। और अगर हम बात करें 6 to 8th की तो कितने होते हैं वर्किंग डेज, 220 वर्किंग डेज फॉर क्लास 6 to 8th, क्लियर। 800 यानी 800 आवर्स पर ईयर 1st to 5th क्लास के लिए, एंड फॉर 6 to 8th कितने होंगे, 1000 आवर्स पर ईयर, कौन से 6th to 8th क्लास, यानी कितने हो गए 45 आवर्स पर वीक, 45 आवर्स पर वीक, यानी अप्रॉक्स कितने 7.5 घंटे पर डे में, ठीक है। नोट करना चाहो तो कर लो, हो गया। अच्छा डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ स्कूल, ऑफ प्राइमरी स्कूल, ठीक है, प्राइमरी
प्राइमरी स्कूल चाइल्ड की स्कूल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री की यानी 6 to 8 की, थ्री किलोमीटर मैक्सिमम, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है देन हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स। अगर एलिमेंट्री स्कूल की इससे ज़्यादा है, ठीक है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, देन हॉस्टल विल बी प्रोवाइड फॉर चिल्ड्रन। क्लियर? चलो, अगर अच्छी लगी हो आज की क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। कल नहीं, सॉरी, कल तो सैटरडे है, मंडे से हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये हमारा चैप्टर 2 रहेगा। क्लियर? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अच्छा लगा हो क्लास, सब कुछ समझ आया हो, टॉपिक्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल सब अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलती हूँ आपसे मंडे को शाम को 7 बजे न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।